सारी अभी तक तो 2 सर्विस हो चुकी है और तीसरी सर्विस आई गेस अभी आने वाली है अगले महीने। थर्ड मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर अबव एवरेज सर्विस रिस्पॉन्स मेरे को मिला है। मेरा ओपिनियन तो यही है कि यार देखो, आपको ना हर एक चीज़ एक साथ नहीं मिल पाएगी। या तो अगर आपको एक पावर मिलेगी या तो आपको फीचर्स मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। मेरे हाल थोड़े से बुरे थे, इस वजह से मैं 2-4 महीने से गायब था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके देख सकते हो, एक्सट्रीम ब्लॉग्स। वहाँ आपको पता चल जाएगा क्या कहानी चल रही थी। बाकी फ़िलहाल तो हम आए हैं भाई इस बेहतरीन बाइक का रिव्यू करने के लिए। ओनरशिप एक्सपीरियंस पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट बाइक है ये, और कुछ पुराने अगर व्यूअर्स होंगे तो उनको पता होगा कि मेरे पास भी यही बाइक 2020 वाली BS6 वाली बिना E20 वाली थी। तो इसके लिए तो हमेशा से स्पेशल जगह रही है मेरी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वो वाली बाइक है जो 350 वाला इशू होने से पहले की बाइक है। दैट मीन ये 373 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ आती है। इसके अंदर में कोई भी पावर का डिग्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बुलाते हैं इसके ओनर को और पूछते हैं खूब सारे सवाल कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हो या फिर कंसीडर कर रहे हो अपने फ्यूचर बाइक के लिए तो कैसा रहेगा। वैसे 350 सीसी आती है अब, बट इतना भी ज़्यादा पावर डिग्रेड नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 bhp का फ़र्क आया है। बाकी तो डिटेल में आप लोग को पता ही चल जाएगा। तो बुलाते हैं हम अपने दोस्त को और करते हैं सवाल जवाब। मंगल, स्वागत है तेरा मेरे YouTube चैनल पे। बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोलना पड़ रहा है। तो गाइस ये मेरा दोस्त ही है और इसकी बाइक लेने की जर्नी से लेके अभी तक सब ये साथ में ही। हम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे, थोड़ा बहुत बाइक के बारे में बता दे, कब लिया था एंड कितनी किलोमीटर चल चुकी है। इंट्रोड्यूस तो क्या करना है, इतनी बार तो वीडियो में आ चुका हूँ। फिर भी मेरा नाम मंगल है, मैं इसका दोस्त हूँ। इसने ज़बरदस्ती मुझे अपना दोस्त बना रखा है ताकि इसके छोटे मोटे काम में निपटा सकूँ। रहे ऐसा कुछ नहीं है। रही बात बाइक की, बाइक मैंने ली थी अगस्त 2025 में। इस अगले महीने इसको 1 साल हो जाएगा पूरा, और ऑलमोस्ट ये 8150 समथिंग कुछ चल चुकी है अभी तक। इससे पहले कौन सी बाइक चलाता था तू और क्या आया दिमाग में कि भाई तूने ये स्विच कर लिया, जबकि उस टाइम पे 2025 में भी अच्छे खासे ऑप्शंस थे तेरे पास में, क्यों इसको चुना तूने? पिछली वाली जो बाइक थी वो थी जिक्सर 250 सुजुकी की जो थी, और स्विच करने का मेन रीज़न था उसके पार्ट। उसमें एक सेंसर का इशू आया था जिसमें जैसे सेल्फ कभी कभी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लेता था। अब उस पार्ट को मंगाने के लिए मेन दिक्कत ये था कि वो खाली आप शोरूम से या फिर सर्विस सेंटर से ही उसको ऑर्डर कर सकते थे, बाहर मिलता नहीं था। प्लस उनका जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जहाँ से पार्ट लिया वहीं से आपको काम भी कराना है, वरना वो देंगे नहीं। और एक छोटा सा पार्ट जो कि आई गेस 100-150 रुपये का था, इससे ज़्यादा का था नहीं, उसके लिए उन्होंने 10 दिन लगाया। तो वो चीज़ जो थी वो ज़्यादा खटकी मुझे कि इन केस अगर कभी फ्यूचर में और बड़ी दिक्कत आई तो शायद मुझे ज़्यादा टाइम वेट करना पड़े। सेकंड पॉइंट उसको चेंज करने का था कि उसका शुरू में तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अभी भी बहुत अच्छी लगती है, पर वो है सिंगल पर्पज़ के लिए, सिंगल पर्सन के लिए, और फैमिली को बैठाना, मम्मी पापा को बैठाना उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने स्विच करने का सोचा, और स्विच करते टाइम मेरे दिमाग में कई गाड़ियाँ थी, जैसे ये हो गई और रॉयल एनफील्ड की भी गाड़ी है, सो एंड सो बहुत सारी गाड़ियाँ थी। पर मुझे चाहिए थी जो थोड़ी बजट ओरिएंटेड हो और जिसमें पावर भी हो, और सबसे पहला सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल हो। तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखने के बाद और जो हमारे ज्ञानी बाबा बैठे हैं इधर समीर खान, उनसे पूछने के बाद जो फाइनली हमने डिसाइड करी वो थी डोमिनार 400। भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। बाकी अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितनी सर्विस ये हो चुकी है एंड सारी सर्विसेज एक ही सर्विस सेंटर पे करवाई है कि अलग अलग सर्विस सेंटर पे कराई है? सारी अभी तक तो 2 सर्विस हो चुकी है और तीसरी सर्विस आई गेस अभी आने वाली है अगले महीने। थर्ड सर्विस भी हो जाएगी। और अभी तक जो मैंने सर्विस कराई है वो एक ही सर्विस सेंटर से कराई है, ऑटोलिंक से। अभी तक की सर्विस से रिलेटेड इतना कुछ ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर अबव एवरेज सर्विस रिस्पॉन्स मेरे को मिला है। गाड़ी से इतना कुछ मेजर कोई दिक्कत नहीं आया था। बीच में एक दिक्कत आया था, वो इसका थ्रॉटल बॉडी का ही कह लो या फिर थ्रॉटल का रिस्पॉन्स जो था उस पर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कि जर्क मार रही थी। राइट बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है इसकी, अगर मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो वो एट अ टाइम रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। कई बार एक्सेलेटर दे दिया है, उसके 1 सेकंड 1.5 सेकंड बाद वो रिस्पॉन्स कर रही है, गाड़ी पिकअप ले रही है। वो दिक्कत थी, उसके लिए काफ़ी आना जाना करना पड़ा, 2-3 विजिट लगे, फाइनली हो गया ठीक। वही एक मेन इशू था।
अच्छा, ये प्रॉब्लम एक बार में सॉर्ट आउट हो गई या फिर इसके अलावा भी और प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? मतलब कितने बार उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली दौड़ना पड़ा था? नहीं, एक बार में तो सॉल्व नहीं हुई थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें सिर्फ थ्रॉटल का ही दिक्कत नहीं था, दूसरा रिस्पॉन्स जो दिक्कत था इसमें वो था इसका एक तो साइड स्टैंड का, जो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइड स्टैंड उठा हुआ है, फिर भी दिखा देता था और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। और सबसे मेन जो दिक्कत आई थी वो था इसका ब्रेक का जो नॉइस आती थी। तो उसका डिस्क हमने बाद में चेंज कराया है और ऑब्वियसली एक विज़िट पे नहीं हुआ है, 3-4 विज़िट लगे हैं, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा है, उसके बाद जाके चीज़ें चेंज हुई है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट। अच्छा, अगर इन सारी चीज़ों पे अगर मैं बात करूँ तो शोरूम का बिहेवियर क्या था इस चीज़ टुवर्ड? एक होता है कि जैसे कभी कभार शोरूम वालों को भी नहीं समझ आता तो वो अपनी गलती एक्सेप्टेंस करते हैं, एक होता है कुछ कुछ जगहों पे वो कस्टमर को ही ब्लेम करते हैं। तो तेरा प्रोस्पेक्टिव क्या था जब तूने इस चीज़ को ध्यान दिया, तो क्या सा रिएक्शन था उनका? अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हो सकता है कि चीज़ें ऐसी हों कि मुझे लगता हो, क्योंकि अब सब शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले मोस्टली ये जितना उनके हाथ में होता है वो कर देते हैं। तो आई गेस उनके पास जितना हो सकता था वो किया। जैसे ब्रेक का इशू था तो ब्रेक उन्होंने स्क्रब किया, घिसा, उनको लगा शायद ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। उसके बाद थ्रॉटल बॉडी का रिस्पॉन्स था तो थ्रॉटल का दिक्कत था तो थ्रॉटल बॉडी उन्होंने क्लीन किया। फ्यूल पम्प जो अंदर फ्यूल फिल्टर होता है वो उन्होंने चेंज किया और एयर फिल्टर चेंज किया, सर्विस वगैरह सारी करी है। पर आई गेस जितना उनसे हो सकता था वो कर रहे थे ऑल इन ऑल। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं और कस्टमर कुछ कह रहा है तो उसको भी उन चीज़ों को नज़र में रख के उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही नॉलेज डाल के बोल दें कि नहीं ये ठीक हो गया है और कस्टमर फिर भी उस चीज़ को झेल रहा हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, इन सर्विस को क्या सर्विस की कॉस्ट कितनी आई और इन जो पार्ट्स को किया वो अंडर वारंटी किया या फिर कुछ चार्जेस भी लिए? सर्विस की कॉस्ट तो ऑलमोस्ट इसका 2000 के आसपास ही रहती है, 1800 से 2000 के बीच में। अगर आप कोई काम या कोई पार्ट और अपनी तरफ से डलाते तो वो बात अलग है। और जो पार्ट चेंज हुए हैं इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिया है, हालांकि उन्होंने बोला था कि हम और आउट ऑफ वारंटी है आपका ये डिस्क रोटर। और तो मुझे बताना पड़ा कि भाई ये फर्स्ट डे से इशू चल रहा है, इसमें मेरी दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत चीज़ें बोलने के बाद, चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद वो चीज़ भी विदाउट एनी चार्ज हो गई। तो आपका जो भी काम हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ है, जो भी उनका लेबर लगा होगा उसका चार्ज होगा। माइलेज क्या आ रही है दोनों की, सिटी एंड हाईवे की, और कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक के टूवर्ड? बाइक का एक्सपीरियंस यार अगर मैं बताऊं तो अभी तक जितनी भी बाइक चलाई है उसमें तो ये टॉप पर ही है। बैलेंस इतना बढ़िया है कि इधर उधर नहीं जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है सीधा। सिटिंग पोस्चर अच्छा है, दिक्कत नहीं करती है, बैक पेन ज़्यादा नहीं होता है। और रही बात माइलेज की तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल 28 से 29 kmpl का अभी तक एवरेज आ रहा है सिटी के अंदर में। ओवरऑल दोनों मिला के, मैंने सिटी अलग अलग नहीं देखा है क्योंकि मैं उतना कभी गौर कर नहीं पाता, तो ओवरऑल ही मैं देख पाया हूँ। तो ओवरऑल इसका 28-29। अच्छा, इसकी टायर की ग्रिप्स की बात करें वो कैसा रहता है, और राइडिंग एक होता है कंफर्ट वगैरह, सस्पेंशन वगैरह, स्टेबिलिटी वो कैसी रहती है? टायर तो मेरे ख्याल से ठीक है, अगर इससे और अच्छे भी आते हैं, अभी मिशलिन के भी हैं और भी अच्छे टायर्स हैं अगर आप अपग्रेड करना चाहो। पर फिलहाल के लिए इस बाइक के लिए तो ठीक है आप, और फिर भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं और अच्छा टायर देना चाहे अगर कंपनी तो। सस्पेंशन के रिगार्डिंग सस्पेंशन अच्छा है, सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत अच्छा है इसका। ऐसा नहीं है कि गड्ढे आते हैं तो आपको एकदम से झटका लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्पेंशन ऑब्जर्व कर जाती है। जैसे गड्ढे आ गए, गाड़ी एकदम से चली गई तो उसमें आपको उतना फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा था, उसमें गाड़ी स्मूथली कभी निकल जाती है, तो ठीक है। अच्छा, ये बाइक ना बहुत हैवी वेट में कंसीडर होती है, और दूसरी बात इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो इसको संभालने में कैसा रखता है? 193 kg इसका कर्व वेट आता है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो मेरे लिए ठीक है, पर आई गेस मुझे लगता है कोई और जैसे बाइक लेगा तो हो सकता है कि उसको हैवी लगे, क्योंकि 193 kg की बाइक होना, अगर आप फ्यूल अप पूरा करा के रखें तो वो एक तरह से बहुत हैवी बाइक हो जाती है, और उसको चलाना और उसको फिर मोड़ना तो थोड़ा बहुत रिस्की रहता है। तो उसके लिए वही है, मैन्यूवर देखना पड़ता है आप कितना बैलेंस कर पा रहे हो। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई नया बंदा लेगा तो उसके लिए हैवी होगी। और मेन एक रीज़न और भी है कि जैसे दोस्त यार मांग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हर किसी को बाइक नहीं दे सकते हैं। पर फिर भी अगर आप किसी को बाइक दें तो हमको वो बताना पड़ता है कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, 193 kg के आसपास है। अगर आज से पहले कोई हैवी बाइक चलाई है तो वेल एंड गुड, नहीं चलाई है तो दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो बस यही इनकी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है और सामने वाले को भी बताना पड़ता है। अच्छा, बीइंग इन 400 सीसी को लेके इसका हीटिंग मैनेजमेंट कैसा है?
स्टैंड स्टिल में ट्रैफिक में और जब मैन्यूवर कर रहे हैं तब इसका लिक्विड कूल सिस्टम किस तरीके से काम करता है? क्या ओवर हीट होती है या फिर मैनेजेबल है? हाँ, मुझे तो लगता है कि यार मैनेजेबल है, ऐसा कुछ मतलब हीट तो करती है, ऑब्वियस सी बात है, 400 सीसी है तो अब हीट करेगी ही करेगी। पर सर्दियों में बड़ा बेनिफिट होता है काफ़ी गर्म हीट आता है तो पाँव वगैरह हाथ अगर आप गर्म करना चाहो तो कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप गर्मियों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आपके पाँव पे बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, तो उन चीज़ों के लिए आप जैसे इसमें फिन्स लगे हुए हैं आगे, तो वो बहुत ज़्यादा ये होता है कि जैसे ही ओवर हीट होने लगती है तो वहाँ से वो चीज़ें बाहर निकलने लगती है, तो वो आई गेस बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया हुआ है। अगर इसके अलावा भी कुछ और आता हो तो आई डोंट नो, पर अभी तक का तो ठीक है। इसके अंदर में ना थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ा दिया गया है, राइडिंग मोड्स बढ़ा दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो वो गिमिक है या सच में काम आते हैं वो चीज़? यार इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो जो मोड्स वगैरह दिए हैं वो सही में आते हैं, यूज़फुल है, मैंने खुद यूज़ किया है। जैसे पिछले मानसून में गाड़ी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तब मुझे इसमें रेन मोड में चलाना पड़ा था, तब मुझे पता चला था कि यहाँ टायर स्किट नहीं हो रहे हैं, भले ही पावर डाउन हो गई थी। और रोड और जो आपका स्पोर्ट्स मोड है दोनों में पावर डिफरेंस पता चलेगा साफ साफ, तो वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड, मुझे ऑफ रोडिंग करने का इतना ज़्यादा कभी मौका मिला नहीं तो वो वाला मोड में यूज़ कर नहीं पाया, बाकी फ़िलहाल तो मोड सारे अच्छे ही हैं। अच्छा, इसकी ब्रेकिंग और लाइट कैसी है इसकी? रियर, फ्रंट और रियर दोनों? ब्रेक इसके ओके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि आपने ब्रेक मारा और तुरंत ब्रेक लग गए, ब्रेक अच्छे हैं। सेफ डिस्टेंस पे रहेगी तो रोक लोगे, एकदम से कोई अचानक से आ जाए तो उसमें तो शायद बहुत अच्छे से अच्छी बाइक भी ना रुके, पर अभी तक के लिए तो ब्रेक अच्छे हैं, सफिशिएंट है। बाकी रही बात लाइट की, तो लाइट इसकी अच्छी है, बाकी जो गाड़ियाँ हैं उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि थोड़ी सी ब्राइट है, पर फिर भी अगर आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारी जगह होती है जब आप ट्रैवल करते हैं नाइट के टाइम पे, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगा दी है इन केस अगर कुछ, क्योंकि इस गाड़ी में जैसे कि पावर बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी ऑब्वियस सी बात चलती है और दूर तक फोकस ना होने के कारण दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ऑक्सिलरी लाइट जो होती है वो यूज़ हो जाती है। और आई गेस मुझे लगता है कंपनी को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि वो हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा दे ताकि हमें अलग से लाइट ना लगानी पड़े और दिक्कत ना हो, पर फिर भी गवर्नमेंट से तो उम्मीदें कम है, तो बजाज से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसकी लाइट का थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा दो। अब आते हैं सबसे फेवरेट सवाल पे। E20 को लेके बहुत चर्चे में है, वैसे तो E20 कंपैटिबल है ये, पर क्या तेरा एक्सपीरियंस रहा है पेट्रोल को लेके? या जैसा मैं बताऊं, अगर देखो मेरी पुरानी बाइक थी जिक्सर 250 जो E20 कंपैटिबल नहीं थी, डोमिनार 400 E20 कंपैटिबल है, दोनों में पेट्रोल अलग अलग डले हैं, उसमें E20 से पहले वाले पेट्रोल थे, इसमें E20 आने के बाद वाले पेट्रोल हैं। सही बताऊं इसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसमें बिल्कुल मैंने आज तक कभी मिसिंग का इशू या ऐसा कुछ भी पेट्रोल डालने के बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, पर इसमें ज़रूर हुई है, जिसके लिए मुझे बहुत आना जाना करना पड़ा सर्विस सेंटर में, बहुत चीज़ें चेंज हुई, बहुत चीज़ें साफ़ हुई, चल रही है अभी तक फ़िलहाल जब तक चल रही है, पर आई नो कि कभी ना कभी दिक्कत वापस आएगी। पेट्रोल का वैसे ही इतना इशू चल रहा है, कई लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारा ये किया है वो किया है, पर पब्लिक को दिक्कत हो रही है तो पब्लिक बता रही है। किसी के पास में इस टाइम पे 2,90,000 मतलब 3 लाख रुपए बजट है, तो तू क्या बोलेगा अभी इस टाइम पे किसी को इस व्हीकल को लेने के लिए, या मार्केट में कोई और ऑप्शन देखना चाहिए? मेरा ओपिनियन तो यही है कि यार देखो, आपको ना हर एक चीज़ एक साथ नहीं मिल पाएगी, या तो अगर आपको एक पावर मिलेगी या तो आपको फीचर्स मिलेंगे, तो सारी चीज़ें कंबाइन करके अगर आप लोगे तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इस बाइक के लिए था कि मुझे ऑल इन ऑल सब कुछ चाहिए था, तो थोड़ा सा पैसा बाकी बाइक्स की कंपैरिजन में हल्का फुल्का ऊपर है, तो ये मैंने ले ली। बाकी अगर आज की डेट में देखें तो 400 वैसे भी नहीं आ रही है, 350 हो गई है डोमिनार अब, तो इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है भी नहीं। तो आपकी जितनी भी चॉइस होती है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपका बजट 2 से 3 लाख के बीच में है तो ऑप्शंस रहेंगे, पर आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा स्पोर्ट टूरिंग बाइक कोई ऐसी होगी जिस पे पावर भी है, कंफर्ट भी है, फीचर्स भी है। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बताना चाहते थे इस व्हीकल के अंदर में सब कुछ बताया होगा आप लोग को, एंड काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वैसे तो देखो अब 350 सीसी वाली आती है, बट इतना ज़्यादा पावर का डिफरेंस है नहीं। बाकी इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप इस व्हीकल को लेते हो ना, तो सबसे पहली बात तो यार मार्केट में बहुत लंबे सालों से है, साथ के साथ इस व्हीकल के साथ में आपको जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। रॉयल इनफील्ड, हीरो के बाद अगर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है वो बजाज का ही है, एंड इसके पार्ट्स वगैरह को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मार्केट में काफ़ी सालों से है। देखो टेक्नोलॉजी आती है, जैसा कि मंगल ने बताया था कि इसके अंदर में इसको बीच में लेके थोड़ा इश्यूज़ हुआ,
यार वो E20 को लेके ना अभी इनफैक्ट हर कंपनियां थोड़ा बहुत स्ट्रगल में चल रही है। बहुत नए नए इश्यूज़ आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, थोड़ा बहुत टाइम लगता है चीज़ों को स्टेबल होने के लिए। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा भाई, मैं कोई गवर्नमेंट के साइड में नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि बाइक बुरी नहीं है, ठीक है। इसको भी रेजोल्यूशन मिला, थोड़ा टाइम लगा, बट चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। एंड इसको ये 4 महीने पहले ही रेजोल्यूशन मिल चुका था, वीडियो लेट बन रही है। तो कहीं ना कहीं भाई कंपनी सुनती है, कंपनी चीज़ें ठीक करती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहना था। और जो इसका सर्विस कॉस्ट है, पार्ट कॉस्ट है भाई, बहुत ही सस्ते हैं। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।